लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस में डेल्व करेंगे। क्या है ये? कूलम्ब्स फोर्स है। तो हमने ये देखा कूलम्ब्स फोर्स में कि अगर दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, और ये दोनों चार्ज एट अ आर डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो इनके बीच में जो फोर्स था वो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा था प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। तो हमने इवेंचुअली कह दिया कि दिस फोर्स, द कूलम्ब्स फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमने कह दिया था, ठीक है। एंड दिस k टर्न्ड आउट टू बी 1 बाय एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता करा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻⁹। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है इसका। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। एंड क्या एप्सिलॉन नॉट हमने क्या कहा कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। एंड इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी याद रखो, इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये फ्री स्पेस है, और ये फ्री स्पेस को हम लोग वैक्यूम भी लिखते हैं, वैक्यूम भी है। ठीक है, अब ये चीज हो गया, ये सिंपल टर्म्स में है। नाउ अब इसको आप वेक्टर नोटेशन में देख लो। इन वेक्टर नोटेशन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर नोटेशन में चीजें कैसे बदल जाएंगी, आपको इसको वेक्टर में रखना पड़ेगा। ये स्पेस है मेरा, और अगर Q1 चार्ज मेरा R1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और अगर Q2 चार्ज मेरा R2 डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये R12 मान लो। ठीक है, तो F आप इन वेक्टर नोटेशन आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो ये तो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड हो जाता है, बट वेक्टर नोटेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको एक इसके ही यूनिट वेक्टर से आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे R12 कैप के साथ, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और R12 वेक्टर। जस्ट मैंने बिकॉज सिंस R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसीलिए ये चेंज हो गया। सिंपल, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, पॉइंट्स नोट करने हैं इसमें। क्या क्या पॉइंट्स होंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें कि कूलम्ब्स फोर्स, ये कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बातें हो रही हैं। कूलम्ब्स फोर्स is always applicable for point charges। ठीक है, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में अगर चार्ज, एक्सटेंडेड मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में अगर आप चार्ज दे दोगे
तो आपको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो अगर आप बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लोगे तो आपको उन दोनों के बीच में ऐसा डिस्टेंस निकालना काफी कठिन हो जाएगा। तो आपको, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसमें जो चार्ज होगा वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा, और चार्ज अगर डिस्पर्स हो गया तो फिर आप कौन से दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस लोगे, है ना। तो आपको डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये माना जाता है कूलम्ब्स फोर्स हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, इसीलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड और एक चीज याद रखो कि दिस फोर्स इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, बताएगा कोई? ग्रेविटेशनल फोर्स में मास होता है और उसमें चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मास होता है वर्सेस वहां पे चार्ज होता है, और कुछ? ये हमेशा अट्रैक्टिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा अट्रैक्टिव है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आप और भी देखो कि ये दिस फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब दिस फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर एक चार्ज Q1 आपने लिया है और चार्ज Q2 आपने लिया है, तो Q1 Q2 पे F on 2 ड्यू टू 1, तो सिमिलरली F2 भी फोर्स लगाएगा on 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो दोनों F12 विल बी इक्वल टू F21, क्या है इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा, बट इनका साइन वेक्टर में लिखोगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आगे ही लिख देते हैं, दिस फोर्स वेक्टर नोटेशन पे लिखते हैं, दिस फोर्स इज ऑलवेज, डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में कमेंट हो रही है, डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइन ज्वाइन करा हुआ है इन दोनों को, ये वाला आपका लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी फोर्सेस है, तो इस पे फोर्स भी, ये इसको इधर पे लगाएगा, ये इसको इधर पे लगाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स दी फोर्स जो है वो लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी फोर्सेस हो जाता है। और एक क्या है कि मान लो अगर, क्योंकि ये रिपल्सिव है, Q1 Q2 अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, तो मतलब बोथ दी चार्जेस आर लाइक, यहाँ पे लाइक चार्जेस की बात हो रही है ना। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो आपको कैसे चार्जेस के बारे में बात हो रही है, अनलाइक चार्जेस। तो जब अनलाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस हैं, तब क्या चेंज हो रहा है फोर्स में, इसमें क्या हो जाएगा, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपल्शन। इसमें अट्रैक्शन। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप दोनों चार्ज ले लोगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें भी इधर की डायरेक्शन में फोर्स, इसमें भी इधर की डायरेक्शन में फोर्स। अगर आप ये वाला चार्ज
नेगेटिव लेते हो, ये वाला चार्ज नेगेटिव लेते हो, तो इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली सेकंड केस में अगर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हो तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी डायरेक्शन पे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाले केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही चीज है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो क्योंकि ये along the line joining है, the force, Coulomb's force acts along the line joining the two particles, and आप ये भी देखो कि इसका जो फोर्स है it is inversely proportional to square of the distance। तो इस फोर्स को कहा जाता है also called a central force। क्या? central force, central force, ठीक है। क्यों? क्योंकि force acts along the line joining two charges similarly, and also it is F is proportional to inverse square। तो सिमिलरली क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। प्लस इसमें पॉइंट जोड़ेंगे कि क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स in a closed loop is always zero। ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? The force is conservative force। हम इसके बारे में एक ब्यूटीफुल रिलेशन देखेंगे कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं अगर मास है तो उस मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है। एंड उस पोटेंशियल्स पे अगर कोई दूसरी मास की बॉडी को अगर आप मूव करवाओगे बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसके डिपेंड पे वो डिफरेंट पोटेंशियल्स के बीच में बॉडी अगर मूव करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। एंड आप पोटेंशियल एनर्जी वाले इक्वेशंस में चीजें सब्स्टिट्यूट करते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और जब इन पे बॉडीज के मूवमेंट पे हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशंस यूज करनी होगी, तो हम जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। ये सभी क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ इस केस में वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप। अगर एक क्लोज्ड लूप में काम किया जा रहा है तो वर्क डन कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है। बट ये चीजें ट्रू नहीं है फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में, मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में, ये सब चीजें ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये चीज हो गया। अब और एक आखिरी पॉइंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज कैन बी calculated as vector sum of all the other forces acting on the charge, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, तो अगर इस पे ऐसा F1 लग रहा है, इस पे ऐसा F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, सिमिलरली बहुत सारे फोर्सेस until Fn लग रहे हैं,
तो आप नेट फोर्स ऑन Q क्या कहोगे? इट इज F1 plus F2 plus F3 plus similarly dot dot dot, तो ये सिग्मा I Fi लिख सकते हो सिमिलर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, ये हम देख लेंगे, ये वेक्टर एडिशन ही है। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस करते हैं अब, इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पॉइंट्स अब ऐड करना चाहोगे जो आपने पहले क्लास में पढ़ा हो, क्योंकि ये चीज हो चुका है ना। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक क्यूब है और क्यूब के चारों साइड पे इक्वल चार्जेस हैं। पेन पेपर रेडी रख लो। पहला क्वेश्चन, एक क्यूब है एंड क्यूब के हर जगह पर इक्वल चार्जेस हैं, क्यू 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 क्यू, और ये क्यूब का साइड ए है। ठीक है, आपको बताना है नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज। लेट से आप इसको ए मान लेते हो, ये पॉइंट ओ है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। आपको एफ नेट ऑन ओ बताना है, जल्दी कैलकुलेट करो। सर लाइक चार्जेस है। हाँ, लाइक चार्जेस हैं, कोई ये नहीं है, फिक्स्ड है। ओके, आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैं आपको और टाइम दे सकता था, बट क्योंकि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे डिस्कस करना है, तो इसीलिए जरा जल्दी कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम फोर्सेस लिखते जाएंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत हो हम लोग यहाँ पे वेक्टर नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को चीजें एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। वेक्टर नोटेशन यूज करके हम लोग पहले जीरो ओ पॉइंट पे फोर्स डिनोट करेंगे, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर सारे वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो सबसे आसान तरीका है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल करने का। तो एफ ये अगर निकालेंगे तो जल्दी जल्दी वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या आ जाएगा। मैं ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ, ठीक है, कि उसको लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बाई क्या लिखूंगा, ए क्यूब एंड दिस विल बी ए क्यूब, तो छोड़ो इसको ए स्क्वायर ही कर देते हैं, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये माइनस आई कैप हो जाएगा, है ना। ठीक है, कैसा, ऐसा फोर्स इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली सारे फोर्सेस लिखते जाओ, मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखते जाओ सबकी वजह से। बेटर क्यूब ले ही लेते हैं। ओके, देख लो यहाँ पे सारे फोर्सेस लिख दिए मैंने। किसी इक्वेशन पे कैसा भी डाउट हो पूछ लो मेरे से।
फिर क्यूब क्यों किए? आ जाओ देख लेते हैं क्यूब क्यों किया गया है। क्यूब इसलिए किया गया है, वेक्टर नोटेशन अभी मैंने आपको बताया ना, इट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर आप वेक्टर में लिख रहे होगे तो कैसे लिखोगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको रखना चाहते हो तो यहाँ पे एक आर कैप लगाओगे, है ना। और अगर आर कैप आपको मैंने अभी बताया प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप इज नथिंग बट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसीलिए ये Q1 बाई Q2 बाई आर क्यूब और आर वेक्टर। ठीक है, सिंपल था, इसीलिए क्यूब इसलिए किया गया है यहां से। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, कोई दिक्कत इसी में? यस। तो इसीलिए आर क्यूब किया गया। फिर जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एफ ओ ई देखते हैं, ठीक है, ये वाला एफ ओ ई देखो अगर, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जब निकालेंगे तो ये वाला पार्ट का, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ, सिर्फ इतना पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3a, है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड √3a आ गया। तो अब एफ ओ ई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ये पार्ट तो आपका सम स्केलर क्वांटिटी ही है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड √3a आ जाएगा। और ये √3a जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली आर √3a² ही आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना इतनी बात? थोड़ा यस सा हम सर। लोग एडवांस क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप लोग का एप्टीट्यूड बिल्ड हो पाए। ठीक है, मैंने सरल सरल क्वेश्चंस तो स्किप ही कर दिए हैं ताकि आप लोग जो बाकी बच्चे हैं उनके लेवल तक पहुंच पाए वो लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो एफ नेट अगर आप निकालोगे ऑन ओ, तो आपको क्या करना होगा, एफ ओ ए वेक्टर को, एफ ओ बी वेक्टर को, एफ ओ सी वेक्टर को, एफ ओ डी वेक्टर, एफ ओ ई वेक्टर, ओ ई लिखा हुआ है ना मैंने, ओ ई ओ एफ प्लस एफ ओ एफ वेक्टर को। आप इन सबको ऐड कर दो, आपको वेक्टर्स तो ऐड करना पता है क्योंकि सब आईजे के फॉर्मेट में, तो आपको नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेट रिजल्ट ये आ जाएगा। ये सब आप बाद में क्लास खत्म होने के बाद खुद से करके देख लेना। ठीक है, 3 2 प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस की कैप। ठीक है, ये आपको आंसर आ जाएगा, आप बाद में चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रफ प्लेन है, ये सरल है पहले वाले से, तो रफ प्लेन है, दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स ही मान लो, एक पे चार्ज है क्यू चार्ज है 1 × 10⁻⁻⁷ कूलम्ब का। ठीक है, दूसरे पे भी उतना ही चार्ज है। ठीक है, एंड इसका मास 5 ग्राम्स है और इसका मास भी 5 ग्राम्स है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एंड यहाँ पे आपको, क्योंकि ये रफ है तो आपको इसमें म्यू निकालना है ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, so that the objects are just about to move.
ये दे दिया गया आपको। ये तो सरल क्वेश्चन है, जल्दी कर दो। सर डिस्टेंस। माय बैड, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो पता है ना क्या करोगे आप इसमें? क्या करोगे? सर 10⁻⁻10 होगा। -10 चेक कर लेने दो। म्यू की वैल्यू, यस सर। म्यू की वैल्यू आप सोच रहे हो ना, म्यू की वैल्यू तो आपको हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है ना। आपने ये याद रखो, ये सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे 10⁻⁻7 है, और ये ग्राम्स में दिया हुआ है। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा आप लोगों को, ठीक है। सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ना। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए, एंड बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो ये दोनों, ये केस ट्रू होना चाहिए। तो जब ये केस ट्रू करोगे तो आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.18, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक है Q और एक है 2Q। ऑफ कोर्स ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ दीज टू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट, एंड यू हैव टू प्लेस अ थर्ड चार्ज। ये मानो A है, ये मानो B है। तो क्वेश्चन इज, वेयर should a third charge C be placed so that system is in equilibrium? एंड नोट करो कि सी चार्ज जो आप लेकर आओगे वो फिक्स कर दोगे, ठीक है। ये दोनों फिक्स नहीं है, ए और बी फिक्स नहीं है। जो आप लेकिन सी चार्ज लेकर आओगे उसको फिक्स कर दोगे। तो आपको पता करना है कि कहां पर उस सी चार्ज को फिक्स करोगे, सो दैट पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। सोचो इस बारे में। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे हम लोग इक्विलिब्रियम वाली फोर्सेस से और क्वेश्चंस करेंगे।
आ जाओ इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या मामला है इसमें। देखो, मान लो मैंने चार्ज, ये है मेरा एक्सेस, मान लो मैंने चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, यही 3 पॉइंट है ना। तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ये केस 3 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ये अब सीखो। तो ये 3 पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स में इन्वेस्टिगेट करो। 2 केसेस हो जाएगा कि आप ये जो सी चार्ज है इसको आप, अभी यहाँ पे इसका साइन नहीं दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं दिया हुआ है, तो आपको दोनों केसेस अज्यूम करके सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करना होगा, ठीक है। और ये तीनों केसेस में आपको एनालाइज करना होगा कि कहां पर इसको फिक्स कर सकते हैं। पॉजिटिव होगा तो इन तीनों केसेस में कहां पर अप्लाई होगा, नेगेटिव होगा तो इन तीनों केसेस में कहां पर अप्लाई होगा। ये चीज आपको समझना होगा क्वेश्चन में, क्योंकि चार्ज नहीं दिया हुआ है, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड है ये भी नहीं दी हुई है, क्या उसका साइन है ये भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको दोनों डिटरमाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं फर्स्ट केस में, तो ये केस 1 है मानो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में रीजन 1 में अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इन रीजन 1 में आपको दोनों के वजह से फोर्स कैसा लगेगा, ए और बी चार्ज की वजह से सी चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है ए की वजह से रिपल्सिव और बी के वजह से भी रिपल्सिव, ठीक है। और ए पे दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स कैसा लगेगा, सी और बी के वजह से रिपल्सिव और बी के वजह से भी रिपल्सिव, और बी चार्ज पे ए और सी चार्ज की वजह से फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव, तो ए इसको रिपल करेगा और सी भी इसको रिपल करेगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू ए, दिस इज ड्यू टू बी, दिस इज ड्यू टू B and this is due to C, this is due to A and this is due to C। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें, पूछो अभी। नो सर। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको सेकंड केस में लेकर आ रहे हैं। सेकंड केस यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक है। सेकंड केस में अब देखो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सारा कुछ पॉजिटिव ही है, तो इस केस में हम लोग क्योंकि इसको फिक्स्ड कर ले रहे हैं, तो ये इसका हम लोग को यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी को तो हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, तो उसपे चाहे जितना भी रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा सी तो मूव नहीं करेगा, तो हम सी को तो देखते नहीं है, सी के वजह से बाकी दोनों में देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये बी के वजह से ए पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और सी के वजह से ए पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों इस डायरेक्शन पे। सिमिलरली ए की वजह से बी पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और सी की वजह से बी पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सिमिलरली थर्ड केस में आओ, थर्ड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी है और सी है, अगेन सी को फिक्स कर दिया, सारा पॉजिटिव है, तो अभी फिर से देखो यहाँ पे इस पे भी आपको ये भी रिपेल करेगा और सी भी रिपेल करेगा और बी पे भी ये भी रिपेल करेगा और ए भी रिपेल करेगा, है ना, दोनों रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो अब मुझे ये बताओ कि किस केस में आपको इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस हैं। अब हम सी को तो फिक्स कर दे रहे हैं, ए को देखो, ए पे सी के वजह से फोर्स इधर लग रहा है, बी की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, बी पे ए की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, सी की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, तो अगर दोनों इसको पुश करने के डायरेक्शन पे है तो क्या बी स्टेबल रहेगा, बताओ।
हाँ, अगर दोनों बी को पुश कर रहे हैं ना, ए भी पुश कर रहा है और बी भी सी भी पुश कर रहा है बी वाले चार्ज को, 2q वाले चार्ज को, तो क्या दोनों बी वाला चार्ज स्टेबल रहेगा? नहीं ना, ये तो मूव अपार्ट करेगा। सिमिलरली ए को इन्वेस्टिगेट करोगे तो फिर ये बी इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है और सी इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अगर सी मेरा यहाँ पे है तो कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये वाला फोर्स जो सी लगा रहा है ए पे और बी वाला फोर्स जो बी लगा रहा है ए पे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है। तो मेरा ए तो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है बट बी मेरा इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला केस रिजेक्टेड। नाउ ये वाला केस देखो, सी को अगर हम लोग बीच में रखते हैं तो सी मेरा ए को पुश कर रहा है, बी भी मेरा ए को पुश कर रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन पे है, तो पुश कर देगा, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। सिमिलरली सी बी को पुश करेगा और बी भी ए भी बी को पुश करेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी केस रिजेक्टेड है ना। इस केस में अगर सी को हमने राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे रखा हुआ है तो ए पे सी पुश करेगा एंड बी भी पुश करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता है। बी को अगर हम जज करेंगे तो सी बी को पुश कर रहा होगा और ए भी बी को पुश कर रहा होगा। चलो कोई एक ऐसा फोर्स की वैल्यू आ सकती है कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे, बट बी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है बट ए मेरा कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता है, तो ये भी केसेस रिजेक्ट हो गए। तो ये तीनों केसेस मेरे रिजेक्टेड है। क्लियर है इतनी बात? तो मेरा जो चार्ज है वो क्या पॉजिटिव हो सकता है? नहीं ना? नहीं सर। जवाब दो। इस तरीके से आपको इन्वेस्टिगेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर सिमिलर फॉर हम लोग नेगेटिव चार्ज करके देखते हैं। नेगेटिव चार्ज अगर करके देखें तो अब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये प्लस है, ये प्लस है, सी को हमने यहाँ पे रखा, तो अब ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, अब मानो सी ए को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ और बी को भी अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और ए पे बी रिपेल कर रहा होगा और बी पे ए रिपेल कर रहा होगा, तो इस केस में भी मेरा जो ए है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पा रहा है, दो बी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, तो इस केस को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हम आते हैं, अब क्या करेंगे, अब सी को यहाँ रखेंगे, बीच में रखा दोनों पे, ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब फिर ये तो फिक्स है मेरा, तो अब फिर देखेंगे कि सी पे, सी के वजह से ए पे अट्रैक्ट आएगा और बी पे भी अट्रैक्ट आएगा, बट बी ए पे रिपेल कर रहा होगा और ए बी पे रिपेल कर रहा होगा। ओके, नाउ सी, ये इंटरेस्टिंग केस हो गया, दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, सो दिस इज अ वैलिड कैंडिडेट फॉर माय दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ वैलिड कैंडिडेट फॉर माय क्वेश्चन कि हम लोग एक नेगेटिव चार्ज ऑफ सम मैग्नीट्यूड एट सम डिस्टेंस दोनों के बीच में रखा है मैंने। ठीक है, फिर और एक आखिरी वाला केस बच क्या जाता है, हमने दोनों के इस साइड पे रख दिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अब फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। सी तो मेरा फिक्स्ड है, तो सी बी पे अट्रैक्ट करवाएगा और ए पे भी अट्रैक्ट करवाएगा, और ए पे बी रिपेल करवाएगा और बी पे ए रिपेल करवाएगा, तो ये भी मेरा इनवैलिड केस है क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम चला जाएगा बट ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो ये भी इनवैलिड केस है। ठीक है, तो 6 केस आपने इवैल्यूएट कर लिए, 6 में सिर्फ एक ही वैलिड केस आ रहा है। ठीक है,
6 में सिर्फ एक ही वैलिड केस आएगा जो कि आप लोगों को इक्वेशन देगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात कैसे करना है? हाँ या ना बोलेगा? तो अब आप इस सिचुएशन के लिए ए और ये वाला जो कैंडिडेट आपका आया है, इस सिचुएशन के लिए अब आप इन्वेस्टिगेट करो कि आपने यहाँ पे ए रखा हुआ है, यहाँ पे बी रखा हुआ है, यहाँ पे सी रखा हुआ है। सी को आपने फिक्स कर दिया है, ए का प्लस क्यू चार्ज है, बी का प्लस 2q चार्ज है, यहाँ पे मान लो इसको माइनस q चार्ज दे दिया हुआ है, और दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस d दिया हुआ है। आप इस डिस्टेंस को x अज्यूम कर लो, तो ये वाला डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। और आप किसी भी एक, क्योंकि इसको तो आपने फिक्स कर दिया है ना, तो और आपने ये डिटरमाइन करा कि सी इसको अट्रैक्ट करेगा और बी इसको रिपेल करेगा, तो इन दोनों फोर्सेस को आप बैलेंस कर लोगे, इन दोनों फोर्सेस को आप बैलेंस कर लोगे। तो जो ए बी के बीच में फोर्स आएगा वो कितना आएगा, के क्यू 2q बाई डी स्क्वायर, और ए सी के बीच में फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा, के क्यू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू सम x के रिजल्ट, ठीक है। और क्या कहोगे कि these two must balance each other, f a b must be vectorially equal to f a c। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. ओके, ये पहला केस हो गया। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, दिस विल yield you result q must be x must be equal to q by 2q into d square d ये अंडर रूट, इतना आएगा ना, ठीक है। इतने x के डिस्टेंस पे आपको फोर्सेस दोनों के बैलेंस होते हुए दिखेंगे। और अगर आपको चार्ज पूछा हुआ होगा तो आप ये भी बता सकते हो कि कितने चार्ज पे रखोगे, दैट विल बी 2q 2q x स्क्वायर, इतने चार्ज पे आप रखोगे। पहला केस हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. चलो थोड़ा सा अब आप सरल क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हैवी हो रहा है आप लोगों के लिए, लग रहा है क्या आप लोगों को हैवी होता हुआ? No, sir. चलो कोई नहीं, छोटा सा सरल क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये आपको ही करना है, इसमें मैं बिल्कुल ही सहायता नहीं करूंगा। इक्वल चार्जेस, आपको इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मतलब ये एंगल सारा 60 डिग्रीज है। आपके इसके सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालना है, कितना है। मान लो मैंने सेंट्रॉइड पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आपको सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालना है, बताओ कितना है। चलो करो। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन।
क्या हो जाएगा यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? देखो अच्छा उधर, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे, ये ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे। ठीक है, मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। ऑफ कोर्स F1 0 0, F1 is equals to F2 is equals to F। ऑफ कोर्स कितना वैल्यू हो जाएगा, will be equal to K Q कैपिटल Q बाई मान लो D स्क्वायर। इफ दी ये A आप मान लेते हो तो ये डिस्टेंस D है, कितना हो जाएगा? A is equals to 2D cos of 30 डिग्रीज, है ना? तो A आप D आपको पता चल जाएगा। बट अब देखो, सारे फोर्सेस एट पॉइंट C इस डायरेक्शन पे F है, इस डायरेक्शन पे F है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे F है। रिजॉल्व कर लो ना सबको। ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। तो जब आप रिजॉल्व करोगे इसको एंड इसको, तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। फिर इस डायरेक्शन पे जब दोनों को रिजॉल्व करोगे तो 2f sin 30 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू f ओनली। तो f और f डाउनवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल, तो आपको नेट f नेट 0 आ जाएगा। सिंपल था, ठीक है? थोड़ा सा एप्टीट्यूड बढ़ाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये सब इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि 0 होने वाला है। और एक सरल क्वेश्चन सरल है ये, फिर से आप कर लेना। सोनाली सेमी क्लियर है ना? पहला वाला क्वेश्चन 0 क्यों है? Yes, sir. हाँ, आ जाओ। देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर ले रहे हैं। आपको पहले तो क्यूब वाला करवा दिया, अब स्क्वायर में देख लो। ऑपोजिट वर्टेक्स पे हमने कैपिटल क्यू रखा हुआ है, एंड ये ऑपोजिट वर्टेक्स पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है। ठीक है, वर्ट इसका साइड ए है, ये क्या है? स्क्वायर है, तो सारा साइड ए ही है। और आपको अब बताना है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनका रेशियो, पहला केस है फॉर सो दैट f net on कैपिटल Q is 0। फिर आप निकालो f net on स्मॉल q is 0। फिर आप फिर आप ये बताओ इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है? नहीं सर, क्या नहीं? इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। अच्छा वो देख लेंगे, पहले आप ये तो बताओ, आप बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आपको आपको ये वैल्यू निकालनी है, क्यू बाई रेशियो निकालना है दोनों चार्जेस का, ताकि इस कैपिटल क्यू, चाहे ये वाला ले लो ये वाला ले लो, इन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और फिर आप इसके लिए नेट फोर्स, इन दोनों पे नेट फोर्स 0 करने के लिए आप रेशियो निकालो दोनों चार्जेस के, फिर बताओ इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। सब लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज नहीं है ना बच्चा, ये दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स पे कैपिटल क्यू है और इन दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स पे स्मॉल क्यू है, तो लाइक कैसे हुआ? लाइक होता तो रेशियो 1। सेम साइन। हाँ हाँ, सेम साइन, सेम साइन। अच्छा सेम साइन, ओके। क्वेश्चन में सेम साइन तो आपको दिया हुआ नहीं है ना, तो आप पूछो, सोचो। क्वेश्चन में साइन नहीं दिया हुआ है, तो आपको दो केस लेना पड़ेगा। पहले सेम साइन, फिर दूसरा केस लो ऑपोजिट साइन। क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, दो केस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है साइन तो फिर आप तो डायरेक्ट है, बट क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो दोनों केस चलेगा। अच्छा बिफोर दिस, एक सेकेंड पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना अभी, ये वाला, इस पे एक बार आ जाओ। सब लोग हो मेरे साथ? यस। तो इस पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं।
ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो सिर्फ एक हमारा कैंडिडेट सेंटर आया था, कैंडिडेट पोजीशन आया था जहां पे पॉसिबल है। बाकी दोनों के लिए, इसके लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ और इसके लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ। एक ही सिचुएशन आया था जब हम एक नेगेटिव चार्ज को लाके दोनों ए और बी के बीच में रख दें। ठीक है, तो इसमें तो हमने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। ठीक है, बट इसमें एक चीज मिस हो गया कि हमने ये किसके लिए करा हुआ है, ये फॉर ए करा हुआ है ना। ठीक है, फॉर बी को तो बैलेंस नहीं करा, फॉर बी को भी बैलेंस करके हम लोग को देखना होगा। ठीक है, फॉर बी को जब बैलेंस करोगे तो एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी पे जो सी लगाएगा, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा कि 2q मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई डी स्क्वायर, एंड b कितना हो जाएगा k इंटू कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई 2q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो दिस विल गिव मी, ये आपको क्या देगा कि 2q बाई डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q बाई d माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, एंड पहले वाले इक्वेशन से आपको ये पता है ना, ये वाला इन दोनों के बीच में वैल्यू पता है। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से जो f को बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन आया आपका, दोनों के q और इसके बीच में रिलेशन आपको पता चल गया। तो कैन आई से दैट q by t square can be written as 2q x square by d square t square d minus x square. Now this will give me two results, that अब मैं q को एलिमिनेट कर लूं तो मुझे दो रिजल्ट मिलेगा। एक मिलेगा x will be equal to √2 minus 1 times of t, और दूसरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, दूसरा रिजल्ट मिलेगा माइनस टी इंटू 1 प्लस √2। तो यहाँ पे देखो दो दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो x √2 माइनस 1 इंटू डी, √2 की वैल्यू 1.414 आती है, माइनस 1 करोगे तो आपको 0.414 आएगा। 0.414 टाइम्स ऑफ d मतलब इट इज लेस देन d। तो ऑफ कोर्स अगर x लेस देन d है तो आपका जो ये अजम्पशन था कि c को बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में c को होना चाहिए, तो हाँ d से कम वाले डिस्टेंस पे x को अगर हम लोग √2 माइनस 1, ये जो x वैल्यू आपने ली हुई है यहाँ पे, अगर ये x को √2 माइनस 1 d ले लेते हैं तो आपका ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर जाता है। बट व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस वैल्यू मीन, जो दूसरा वैल्यू आया, कोई बताना चाहेगा? सर दोनों के बीच में वो नहीं रहेगा, दोनों चार्जेस के बीच में वो चार्ज। तो कहाँ पर जाएगा? सर नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन, वेरी गुड, सही जा रहे हो आप। बताओ तो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कहाँ पर? बिल्कुल ही सही जा रहे हो। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कहाँ पर? ये वाला ए चार्ज के बगल, चार्ज ए के बगल में। कहाँ पे, लेफ्ट या राइट? अभी भी तो ए चार्ज के बगल में ही है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट चला जाएगा, वेरी वेरी। तो आपको दो पोजीशन आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो लेकिन आपने ये इन्वेस्टिगेट यहाँ पे किया था ना, कहाँ पे, कि लेफ्ट पे आपने एक नेगेटिव चार्ज रख के देखा था यहाँ पे, बट यहाँ पे तो आपको नहीं आया था, तो क्या मतलब निकलता है इससे? इधर अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो अब चार्ज की मैग्नीट्यूड बदलने वाली है क्या? सोचना इस बारे में, ठीक है।
ये देखो कुछ नहीं है, सोचोगे या फिर मैं बताऊं अभी? सोचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, मैंने बता दिया है, ठीक है, मतलब मैंने आपको आंसर भी बता दिया। जब हम लोग 6 केसेस डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको आंसर बता दिया था, ठीक है, और अभी भी मैंने आपको हिंट दे दिया हुआ है। बस आपको वो कल, अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तब आपको वो चीज बतानी होगी, और कुछ नहीं, मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। सर के टर्म में रेशियो आ सकता है ना? के टर्म में के यार आपका तो कांस्टेंट है ना, तो आप कोई भी फोर्स इक्वेट करोगे तो वो तो के कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कोई भी अगर चीज आप इक्वेट करोगे तो के कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही सरल है, देखो अब चीजों का फील लेने की कोशिश करो। अगर हम इसको नेमिंग कर दें ए बी सी और डी, ठीक है। अब मान लो कि Q और Q का सेम साइन है, ये वाला केस में, ठीक है, सेम साइन ऑफ Q एंड स्मॉल q। तो A पॉइंट पे लेट से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो A पॉइंट पे बताओ, ये स्मॉल q की वजह से इधर फोर्स लग रहा होगा, कैपिटल Q के और एक दूसरा जो ये F एट A ड्यू टू चार्ज एट D है, एंड this direction will be F at A due to charge at B है, और एक आएगा F at A due to charge at C, and I can always say that FAD will be equal to F of AB, which is K capital Q multiplied by small q divided by A square, and F AC is equals to K Q square by √2 A square, ठीक है, इतना है। ये है ना इसका सीन। ऑफ कोर्स ये जो एंगल है ये 45 डिग्रीज होगा, ये भी एंगल 45 डिग्रीज होगा, ठीक है। क्यों होगा 45 डिग्रीज, बताना चाहेगा कोई? स्क्वायर का प्रॉपर्टी है सर। हाँ, स्क्वायर का तो प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी प्रॉपर्टी लाओ ना। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है कि ये डायगोनल ये 45 डिग्रीज बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या प्रॉपर्टी है कि जो फोर्स लगा रहा अलोंग द डायगोनल होगा, तो इसीलिए ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज बनाएगा, ठीक है। सर पहला का आंसर आ गया 8। पहला का आंसर 8 है। नहीं कर लेते अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस को F नेट ऑन पहला केस अगर सेम साइन हुआ तो अब देखो मुझे बताओ क्या F नेट ऑन A 0 हो पाएगा? नो सर। क्योंकि सारे फोर्सेस इसको पुश करना ही चाहते हैं, रिपेल करना ही चाहते हैं। जो ए पॉइंट पे जो चार्ज है सारे फोर्सेस उसको पुश करना ही चाहते हैं, कोई पुल करना ही नहीं चाह रहा है। तो ये क्या है, ये फोर्सेस इसमें एफ नेट 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर है ना ये बात? सिमिलरली अगर ये सी वाला पॉइंट आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो उसमें भी आपको सेम कंडीशन आएगा। सी वाले पॉइंट पे आपको इधर एक फोर्स, डाउनवर्ड एक फोर्स और अलोंग दिस फोर्स, तो इसमें भी सब पुश कर रहा है। तो जब आप सेम साइन लोगे तो आपको F net on capital Q will never be 0, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल q को इन्वेस्टिगेट करो, स्मॉल q को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उस पे भी अगर सेम साइन हुआ तो फिर तो सब इसको
इधर की डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन और इधर की डायरेक्शन सब कुछ कर रहा होगा। तो एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू विल ऑल्सो बी नेवर बी जीरो। ठीक है, तो पहला वाला तो सेम साइन वाला तो सिचुएशन है ही नहीं। ठीक है, बट अब ऑपोजिट साइन वाले पे आ जाओ। इस तरीके से बच्चा इन्वेस्टिगेट करोगे। ठीक है वैभव, समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन में अगर आपको साइन दिया हुआ भी नहीं है ना, तो आपको पूछना ही नहीं है कि साइन है या नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में इसी तरीके से बच्चों को ट्रिक करा जाता है कि साइन नहीं दिया जाता है, फिर भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके पहले आप डिटरमाइन करोगे कि चार्ज होने की, पॉजिटिव या नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फिर आप जब एक कॉन्फिडेंटली एक सिचुएशन पे आ जाओगे कि हाँ पॉजिटिव ही आएगा या फिर नेगेटिव ही आएगा, ताकि वो क्वेश्चन के डिमांड को आप आंसर कर पाओ। ऐसे प्रोसीड करना है। ठीक है, हमेशा इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप इन्वेस्टिगेट करके आप आ रहे हो कि सेम साइन होने से तो आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन ऑपोजिट साइन होने से देखो कैसे काम चल जाएगा। अगर आप क्यू पे इन्वेस्टिगेट करते हो तो क्यू किन का, इनका ऑपोजिट साइन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इसको ये इस डायरेक्शन पे फोर्स नहीं लगाएगा। ये किस डायरेक्शन पे, इधर वाला अट्रैक्ट करेगा और इधर वाला भी अट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि ये जो डायगोनली ऑपोजिट चार्ज है ये इसको अपोज करेगा। इसकी वैल्यू अगर F1 है और इसकी वैल्यू F0 अगर मान लो, तो F0 की वैल्यू क्या है कि कैपिटल Q स्मॉल q बाई ए स्क्वायर, एंड F1 की वैल्यू के Q स्क्वायर बाई √2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिचुएशन आ जा रहा है कि बैलेंस कर सकता है। समझ में आया ना सबको कि ये तीन फोर्स कैसे मैंने डायरेक्शन लिख दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे ये F0 क्या है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस की वजह से, ऑपोजिट साइन वाले चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ वाला ये क्योंकि ऑपोजिट चार्ज का है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑपोजिट चार्ज का है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बट कैपिटल Q सेम चार्ज का है तो फिर ये इसको अपोज करेगा। अब सिचुएशन जब आप ऑपोजिट साइन वाला सिचुएशन ले लेते हो तो आपको एक कंडीशन मिल सकता है कि चार्जेस बैलेंस हो पाए, और आप ये ऑफ कोर्स ये बता सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, √2f हो जाएगा, है ना? ये √2f हो जाएगा। तो F1 मस्ट बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ F0। तो अब आप बता सकते हो कि क्या बता सकते हो कि a टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2a स्क्वायर must be equal to 2 times of q times of capital Q small q by a square. The rest everything gets cancelled. Capital Q by small q turns out to be 2 √2। ठीक है, यस सर, आ गया। ये सिचुएशन है। तो ये किसके लिए सिचुएशन आ रहा है? दिस इज ट्रू फॉर व्हाट? सिर्फ एक ही क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है, फॉर F net on Q to be 0। सिमिलरली आपको दूसरा केस भी सॉल्व करना है, इसके लिए बी वाला पार्ट, फॉर F net on स्मॉल q to be 0 कर लोगे। Q पे कैसा लग रहा होगा, Q पे कैसा लग रहा होगा, इधर वाला रिपेल करेगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ओके 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 ओके, ना कंफर्टेबल इनफ, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आखिरी टॉपिक है ये फोर्स के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से 10 मिनट में। ये ध्यान से सुन लो, ये हम लोग कैपेसिटर में भी डिस्कस करेंगे।
ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग की हायर, आप लोग जब कॉलेज वॉलेज में जाओगे तो आप लोगों को मदद करेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब बताएगा क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब होता है एक इंसुलेटर, ठीक है, कुछ नहीं, एक इंसुलेटर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ठीक है। और अगर दो चार्जेस हैं, अभी मैंने आपको बताया अगर दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच में फोर्स आप लिख देते हो 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस, डिस्टेंस का स्क्वायर ऑफ द चार्जेस, ठीक है। बट इफ इन अ मीडियम of dielectric constant K, तब क्या होता है। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब पहले समझ जाओ। तब क्या होता है, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस decreases by a factor K। K क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको कभी कभी हम लोग E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी, फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस डिक्रीज कर जाएगा K से। तो अब इन अ मीडियम सेम चीज को अगर मैं एक मीडियम में रख दूं, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब इस मीडियम में अगर मैं दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को सेम डिस्टेंस सेपरेटेड R पे रख दूं, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, K हुआ, तब इस मीडियम में क्या हो जाएगा, द फोर्स बिटवीन इन द मीडियम विल बी 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सेल। ये तो इसका ये हो गया 1 बाई, डिक्रीज करवाना आपको, मीन्स F इन वैक्यूम और फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय K। तो K क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो इट इज, अगर मैं इसको F से रिप्रेजेंट करूं और इसको F डैश से रिप्रेजेंट करूं, तो K कैन बी सेड एज F डिवाइडेड बाय F डैश। दिस इज इन वैक्यूम, दिस इज इन मीडियम, ठीक है। दोनों का रेशियो लोगे तो आपको ये आ जाएगा। और एक चीज भी समझ लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी which is nothing but permittivity in medium divided by permittivity epsilon naught in free space और वैक्यूम, ठीक है। ये चीज कहा जाता है। तो जब आप सिमिलरली जब आप फोर्स लिखते हो इन मीडियम, मतलब एफ डैश इन मीडियम, तो आप क्या करते हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन लगाते हो, ठीक है, इन मीडियम, क्योंकि मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन लगाते हो और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस करते हो, फिर डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो। एंड आपको ये पता है कि एप्सिलॉन अगर आपने लिखा है तो एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो आई कैन डायरेक्टली से कि 1/4 ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ER, और आप K लिख सकते हो डिवाइड बाय Q1/Q2 R स्क्वायर। सो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू force in the medium divided by epsilon R will be equal to force in the vacuum, ये वैक्यूम है, divided by K, ठीक है। इतना कुछ क्लियर है सबको, यहाँ तक मैंने जो कुछ भी लिखा है, हाँ या ना बोल दो जल्दी। यस सर। ठीक है,
अब देखो फिजिक्स क्या है अंदर, इसके अंदर की फिजिक्स समझो, ठीक है। ये सब कुछ तो इक्वेशंस हो गई, अंदर की फिजिक्स समझो। मीडियम है, तो मीडियम में हो क्या रहा है, ये मीडियम है, मीडियम में हमने चार्ज को रख दिया Q1 और Q2 सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R। तो होता क्या क्या है यहाँ पे, जब आप एक चार्ज एक मीडियम में रख देते हो, जब आप एक चार्ज मीडियम में रख देते हो, तो वो चीज याद रख करो, चार्जिंग क्या याद करोगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपने क्या रख देखा कि अगर आप एक चार्ज लेकर आते हो नियर बाई एनी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट में भी चार्जेस डेवलप हो जाती हैं। एंड वो चार्जेस क्या कहते हैं उन चार्जेस को, कि इंड्यूस्ड चार्जेस होती हैं। तो सिमिलरली अगर आप एक Q1 चार्ज और एक भी Q2 चार्ज एक मीडियम में लेकर आ जाओगे, तो इस मीडियम में भी इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाएंगे, इस मीडियम में भी इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाएंगे। नाउ दिस इंड्यूस्ड चार्जेस, और क्या बोल सकते हो इसको, बोल सकते हो मीडियम विल बी पोलराइज्ड, मीडियम विल गेट पोलराइज्ड। तो जब मीडियम पोलराइज्ड हो जाएगा, तो जो एफ नेट इन द मीडियम आप कैलकुलेट कर रहे हो, एफ नेट इन मीडियम आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो बदल जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मीडियम में भी चार्जेस डेवलप हो गए, मीडियम में इंड्यूस चार्ज आ गया। तो एफ नेट इन द मीडियम टर्न्स आउट टू बी, एफ नेट इन द मीडियम टर्न्स आउट टू बी द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में जितना फोर्स था, वो फोर्स तो उन दोनों की वजह से ही लगेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस को, इन दोनों चार्जेस को बीच में, ये दोनों Q1 जो Q2 पे लगा रहा है और Q2 जो Q1 पे लगा रहा है फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में वैक्यूम में जितना रहेगा और मीडियम में जितना रहेगा, दोनों बराबर है। क्लियर है? इन Q1 जितना फोर्स Q2 में लगाएगा और Q2 जितना फोर्स Q1 में लगाएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा जब हम मीडियम में लेकर आ जाएंगे। बट चेंज कहाँ पे आएगा, वो आ जाएगा प्लस F ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, सो this is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and this is what 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, which also you know as F in vacuum divided by dielectric constant। समझ में आया बात? जो दोनों के बीच में वैक्यूम में जितना फोर्स लगा रहे थे वो दोनों एक दूसरे पे, वो उतना ही फोर्स वो लोग मीडियम में भी लगाएंगे। ठीक है, उतना ही फोर्स वो लोग मीडियम में भी लगाएंगे। बट मीडियम में क्योंकि उन दोनों के प्रेजेंस के वजह से इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, तो वो इंड्यूस्ड चार्जेस भी उनके फोर्स के भी, फोर्स जो वो लोग एक दूसरे पे लगाएंगे, वो डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब आप नेट फोर्स इन द मीडियम आप कैलकुलेट करोगे दोनों के बीच में, तो वो फोर्स ड्यू टू वैक्यूम में जितना वो लोग एक दूसरे पे लगा रहे हैं उतना तो लगेगा ही लगेगा, और जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से जितना फोर्स आ रहा था वो भी आपको ऐड करने के बाद नेट फोर्स इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको जो आपने अभी तक कैलकुलेट करे थे वो वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, हम लोग इस चीज को कैपेसिटर्स में भी वापस लेकर आएंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, इंडक्शन पे आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि अगर आप एक जो भी, मतलब अगर एक ग्लास रॉड पॉजिटिव वाला चार्ज ग्लास रॉड अगर एक मीडियम के पास लेकर आ जाते हो, तो पास में नेगेटिव चार्जेस और दूर में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। यही देखा था ना, ये इंडक्शन में देखा था, हाँ या ना बोल दो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आपने यहाँ पे दोनों जगह पर ये एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Q2 पॉजिटिव चार्ज लाके रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये Q1 और Q2 एक दूसरे पे
रिपल्शन वाले फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, रिपल्शन वाला फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पे। नाउ क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज के पास अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लेकर आ गए हो, तो यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा। ये पोलराइज होने की वजह से यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ी दूर पर पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पोलराइज्ड हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको भी नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको दूर पर पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन कैसा डेवलप हो रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, है ना। ये इस पे अट्रैक्ट करेगा। कैसा? डिफरेंट कलर यूज करते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं और ऑपोजिट चार्जेस लेकर आ जाते हैं, मान लो Q1 ये पॉजिटिव है और Q2 ये नेगेटिव है, तब क्या होगा देखो, तब ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, F, ये F, ठीक है, और यहाँ पे अंदर इसके डाइपोल्स डेवलप हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव्स, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे ये नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव्स, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन अगर आप फोर्स देखोगे तो ये अट्रैक्टिव सब अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब अट्रैक्ट होगा। तो अब देखो एक सेकेंड इनको रीड्रॉ कर लेंगे। ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसे ध्यान से समझ लेना। तो देखो अब क्या हो रहा है कि व्हाट इज दिस फोर्स, जल्दी बताओ ये फोर्सेस क्या हैं, क्यों आ रहे हैं ये फोर्सेस? डाइपोल क्रिएट हो रहा है इसलिए। नहीं 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 नहीं, जो मैंने सर्कल करा हुआ है येलो से जो लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है मैंने, वो किस लिए लिखा हुआ है? वो Q1 और Q2 के बीच में है ना, मतलब जो ओरिजिनल चार्जेस प्रेजेंट थे उनके वजह से है, ठीक है। ये समझो, जो F कैपिटल F मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओरिजिनल जो चार्जेस प्रेजेंट थे, डाइलेक्ट्रिक तो भूल जाओ, जो ओरिजिनल जो चार्जेस थे उनके वजह से वो डायरेक्शन है फोर्सेस की, ठीक है। जो ओरिजिनल चार्ज था Q1 और Q2 का, इस केस में क्या है, सेम चार्ज है, सेम साइन का है, और इस केस में ऑपोजिट साइन का है, ठीक है। तो इनके वजह से जो येलो कलर में लिखा हुआ है ये वाला उनके ओरिजिनल चार्ज की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे वो है, और जो ब्लू कलर में मैंने एरोज दिए हुए हैं वो किस लिए हो रहा है, वो क्योंकि मीडियम में पोलराइजेशन और इंड्यूस्ड चार्जेस आ जा रहे हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो चार्जेस मेरे पहले से थे Q1 और Q2 उन पे क्या फोर्स लगेगा, ये ब्लू वाले वो दिखाते हैं ना, ये ब्लू वाले जो चार्जेस, ये ब्लू वाले जो एरोज है ये आपको वो दिखाते हैं कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से मेरे ओरिजिनल चार्जेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो ब्लू वाले एरोज दिखा रहे हैं, और जो येलो वाले एरोज हैं वो दिखा रहे हैं कि ओरिजिनल चार्जेस पे कितना फोर्स वो लोग एक दूसरे पे क्या किस टाइप से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप जरा सा देख के ही बाय ऑब्जर्वेशन बता दो कि जब सेम वाला सिचुएशन है, जब सेम वाला सिचुएशन है तो मेरा जो ओरिजिनल येलो वाला फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस? हाँ, डिक्रीज। इंक्रीज हो रहा है ना बच्चा, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या हो रहा है, येलो और ब्लू का देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
ये वाला केस कब है, जब ये सब कुछ हम लोग, तब यहाँ पे जितना कुछ भी मैंने बताया हुआ है ये यहाँ तक तब बताया हुआ है जब जो चार्जेस है मेरे, इन दिस केस जो चार्जेस है मेरे, ये दिस चार्जेस मस्ट बी completely immersed in the medium। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था दोनों को मैंने मीडियम के अंदर ही डाल दिया है पूरा, तब जाके ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, तब जाके ये वाला सिचुएशन है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या रखा है, मैंने दोनों चार्जेस को बाहर ही रखा हुआ है और उन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने मीडियम लगाया हुआ है। उन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने मीडियम लगाया। यहाँ पे कंप्लीट इमर्जन वाला सिचुएशन नहीं है। तो जब मैं चार्जेस को के बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा रहा हूँ और मेरे चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो फोर्सेस बिटवीन दोस चार्जेस विल इंक्रीज। व्हाई विल इंक्रीज? ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। ये क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, एंड if the charges are of opposite nature and there is a dielectric introduced between them, then the forces between them will decrease. Why? Because due to induced charges। ठीक है, तो induced charges का नेचर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? पूछो पूछो, जल्दी पूछो। नहीं है कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ पे हम आज की लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फील्ड लाइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फील्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। ये वाला नोट्स भी आपको मिल जाएगा और आप इसको भी स्टडी करके आना। और इन नोट्स में अगर आपको किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंटेंट ज़्यादा चाहिए होगा या फिर कोई डायग्राम कुछ अच्छे डिस्क्रिप्टिव चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे को बताना। और भी कोई जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं उन पे भी कोई थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी पूछ लेना, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट प्लीज़ ये नोट्स पढ़ के आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या चालू करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चालू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। ओके।